आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 8 के नोट्स पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड डेमन श्योर कि इस वीडियो में हम वो सब पॉइंट कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वीडियो की हेल्प से आप नोट्स भी बना सकते हैं, रिविजन भी कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 8 का नेम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस बॉक्स में दिया गया है कि नोटों पर जो छोटे छोटे शेरों के चित्र होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग आपके इसे डाउट को क्लियर कर दी है। यहाँ लिखा है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थर काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ के बारे में हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है। यही वो स्थान था जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट लाइन है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके कई जैसे स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की। तो अशोक के फादर है बिंदुसार एंड बिंदुसार के फादर है चंद्रगुप्त। तो अशोक चंद्रगुप्त का क्या लगेगा, मतलब कि चंद्रगुप्त अशोक का दादा हुआ। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 2300 साल पहले। और किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य या कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा जो काफी बुद्धिमान थे। इन्होंने चंद्रगुप्त की काफी सहायता की थी पूरे साम्राज्य को जीतने में। यहाँ लिखा है चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब वंश क्या होता है, जैसे कि आपके दादा, आपके पापा, फिर आप, फिर आपके बेटा होगा। तो उस तरीके से जो परिवार चलता है उसको वंश बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। पहला चंद्रगुप्त और उसका बेटा, फिर बिंदुसार और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये सभी एक महान राजा हुए हैं। इस नेक्स्ट पेज पर आपको ये इंपॉर्टेंट मैप है जिसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे? तो देखो ये है मैप, इनको पहले देख लो। यहाँ पर जितने भी रेड रेड डॉट है यहाँ पर क्या हुआ है, अशोक के अभिलेख पाए गए। तो काफी सारी लोकेशन है, कलिंग है, धौली है, सन्नाती है, मस्की है, ब्राह्मीगिरी है। तो आप इसे इनको देख सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पर लिखा है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती है। सामान्य सी बात है, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा सुविधा की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। यानी उस इलाके में सदस्य ज़्यादा होंगे तो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी चाहिए। ये वाला पॉइंट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को। तो उस टाइम पे नजराना यानी होता था कर। नजराना आप जो जानते होंगे, जो टैक्स लगता है आपके किसी भी खाने के सामान पे, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान पे। तो पहले इस तरीके से कृषि करने पर और इन सब पर आपको एक नजराना देना पड़ता था। तो बस यही बात है। नाउ नेक्स्ट लाइन पर यह ध्यान देना कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज भारत आया। हम आपका टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो एक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना क्योंकि यही आपके एग्जाम में आते हैं। अब चैप्टर का जो नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो देखो ये युद्ध किस युद्ध की बात हो रही थी? कलिंग युद्ध की बात हो रही थी। तो कलिंग युद्ध इस तरीके से हुआ जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मारे गए, लाखों की संख्या में। इसमें यही लिखा है, जो भी लिखा है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोग मारे गए। तो इससे जो राजा था अशोक, उसको काफ़ी दर्द हुआ, काफ़ी दुख हुआ कि किस तरीके से अपने अपने प्रियजनों को सबने खो दिया। तो इसलिए उसको पश्चाताप हो रहा था और इस पश्चाताप की गिल्ट यानी उसको गिल्ट को सही करने के लिए उसने धम्म का पालन किया। धम्म ये होता है जिसमें आप किसी के साथ मारपीट नहीं करते या आप खून खराबा नहीं करते, अहिंसा को ज़्यादा महत्व देते हो। एक लाइन पढ़कर बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है।
मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। यानी बाद में उन्हें ये समझ आ गया था कि युद्ध करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पेज पर अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा बता रखा है। कलिंग युद्ध तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, यानी जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम था कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको पॉलिश वाला पत्थर देखने मिल रहा है, ये बेल, शायद बेल का ही हो, तो यह बिहार के रामपुरवा में मिला है, एक जो मौर्यकालीन स्तंभ है, और अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ठीक है, अब अशोक का धम्म क्या था, यहाँ पर सब वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, फिर भी मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ। अशोक के धम्म में किसी देवी देवताओं की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। अगर आपके भी यहाँ हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग धर्म के रहेंगे तो कोई भी अगर जुलूस निकलेगा या कोई भी रैली निकलेगी तो ज़्यादा नारे लगेंगे, ज़्यादा डेकोरेशन होगा, तो उस तरीके से दूसरे धर्म को में भी उस टाइम दिक्कत हो सकती है। तो जिस तरीके से अलग अलग धर्मों के लोग अगर मिलकर रहने लगे तो ये टकराव पैदा नहीं होंगे। अगर सब एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करे या कोई किसी को गाली गलौज ना करे तो सब कुछ सही से हो सकता है। तो ऐसा इनका मानना था कि अगर अलग अलग धर्म के लोग मेरे राज्य में रह रहे, साम्राज्य में रह रहे, तो यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि मैं इनको जोड़ कर रखूँ। नेक्स्ट लाइन लिखिए, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते हैं। अब ये पॉइंट बन सकता है कि अशोक ने किसकी नियुक्ति की थी, जो धम्म की शिक्षा देते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए किसकी नियुक्ति की, तो धम्म महामात्य की नियुक्ति की। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह संदेश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। पहले तो ये नहीं था कि सब लोग पढ़े हुए हो, तो उनको जो पढ़ नहीं सकते थे उनको पढ़कर सुनाने का आदेश दिया। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि लोग जो अनुष्ठान करते हैं उसके बदले लोगों को अपने दासों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ में जो दूसरों का धर्म है उसका भी आदर करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, जो त्र जैसा दिख रहा है वो आरंभिक लिपि है। अ है देवनागरी जो अपनी हिंदी में चलती है, और जो ये लिखा है ये बांग्ला, ये मलयालम और ये तमिल, ऐसे इनमें अ लिखा जाता है। अब इस बॉक्स को पढ़ लेना। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए। अब यहाँ पर लिखा है कि पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। यानी अशोक ने जो मार्ग अपनाया वो काफी डिफरेंट था बाकी दूसरे राजाओं से। बाकी यहाँ लास्ट में एक डेट दी है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले। ठीक है, ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था। और किसने की थी शुरुआत? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर आप ये एनसीईआरटी नोट्स लेना भी चाहते हैं तो रॉक्सन 4311 टेलीग्राम यूजर नेम पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। काफी कम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड आपकी कोई क्वेरीज हो या आपकी कोई डिमांड हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं स्टडी कैफे में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।